और 20 मिनट में अपनी बात रखने का प्रयास करूँगा। और आप सबसे गुजारिश है कि हम बात रख के आप लोग सुनने की कृपा करें, आपस में बकवास ना करें ज़्यादा अच्छा है। हमने जो किया इससे क्या गलत प्रबुद्ध साथियों, हम अपनी बात रखते हैं उसके पहले मैं करुणानिधि सागर तथागत गौतम बुद्ध शरीर से सभी महापुरुषों को आज के माननीय कटके साहब और यहाँ पर पधारे हुए सभी वरिष्ठ एवं सहवर्गीय साथियों, करुणा ममता एवं दया बांटने वाली माता एवं बहन, आज जो शमन संघ के संबंध में चर्चा हुई है, बातें हुई है, इस पर हम बात रखेंगे। पहले पहलू पर मैं अपनी ऐतिहासिक बातें सुनना चाहता हूँ। प्रबुद्ध साथियों, अभी भी आप लोग सुन नहीं रहे, तो माइक पर बने रहने दीजिए। प्रबुद्ध साथियों, अब लगा 2024 और इसलिए भी हम 5-6 वर्ष और लगा देते हैं तो ये कह सकते हैं 3000 वर्ष पहले हमारे देश की जो पहले की सभ्यता थी, जिसका रिजल्ट मिला है, एग्जाम्पल मिले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से और हड़प्पा की सभ्यता से। उस सभ्यता से ये ज्ञात हुआ है कि हमारे देश में कोई ऊंच नीच नहीं था, मतलब समता मूलक सभ्यता का पता चला। लेकिन जैसा मैंने बताया कि 3000 के पहले हमारे देश में विदेशी शक्तियों के आगमन के कारण हमारे जो सिंधु घाटी की सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, जो समता मूलक सभ्यता थी, वह गड़बड़ा गई, वह बिखर गई, जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता से जुड़ी हमारे भारत जैसे विशाल देश के समाज को 4 भागों में बांट दिया। यह हम लोग जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, बांट दिया, अच्छी बात है, लेकिन बांटने के बाद जो सबसे छोटा स्तर दिया शूद्र को, उसको तरह तरह की सुविधाओं से वंचित कर दिया गया वैदिक सभ्यता में। तो यह हमारे साथ होने वाला त्योहार, ये पहला परिवर्तन। इसके बाद लंबा समय चलता है, फिर 563 ईसा पूर्व और इस समय 2024 में 563 जोड़ दीजिए तो लगभग 2400-2500 वर्ष होता है। उस समय हमारे देश में एक महान शक्ति का होता है, वो थे सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम जो कि राज परिवार में जन्म लिए थे, पले थे, बढ़े थे। इसके बाद 29 वर्ष की उम्र में उनके राज में एक असमानता मूलक वातावरण बना। और वह वातावरण यह था कि सिद्धार्थ गौतम शाक वंश के थे और उसके शाक के गणराज से लगा हुआ एक और राज्य था, कोली राज्य, कोली वंश का राज्य। दोनों राज्यों में से रोहिणी नाम की नदी बहती थी। रोहिणी नदी के पानी को शाक गणराज वालों ने कहा कि इसका उपयोग नदी का पानी केवल शाक गणराज के लोग करेंगे, इस राज्य की जनता करेगी, कोली वंश के राज्य की जनता को रोहिणी नदी का पानी नहीं दिया जाएगा। यह बात राज दरबार में जाती है। सिद्धार्थ गौतम उस समय 29 वर्ष के थे, वही युवराज थे। उनसे भी दरबार में पूछा जाता है, राज दरबार में, तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि जो कि नदी का बहता हुआ जल प्राकृतिक है, वह समान रूप से सभी को मिलना चाहिए। सिद्धार्थ गौतम की बात उस समय राज दरबार में जो लोग थे
थे, मुख्य रूप से सभासद लोग थे, मंत्रीगण थे, उन्होंने राय दरबार में सिद्धार्थ गौतम की बात को नकार दिया। अब जब नकार दिया तो सिद्धार्थ गौतम के सामने सिद्धार्थ गौतम को दंड दिए गए। उसमें से उन्होंने एकदम स्वीकार कर लिया कि मैं राजपाट छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके मैं गृह त्याग करता हूँ, वन को चला जाता हूँ। वन में जगह जगह भटकते हैं 6 वर्ष तक। 29 में 6 वर्ष जोड़ दीजिए तो 29 6 35 वर्ष। 35 वर्ष में सिद्धार्थ गौतम को वर्तमान बिहार के बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं, वहां उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। अब ज्ञान क्या प्राप्त होता है कि दुनिया में दुख है, दुनिया में यदि दुख है तो दुख के कारण भी है, और अगर दुख के कारण है तो दुख के निवारण भी। फिर उन्होंने पंचशील, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिता ऐसे बहुत सारे भिक्षु संघ में बातें सामने आई, आप लोग जानते हैं। प्रभु साथियों, यह हम दूसरे परिवर्तन की बात कर रहे हैं। पहले नंबर की बता दें, सिद्धार्थ गौतम जब ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्ध हो गए। जब बुद्ध हो गए तो वो चाहते तो बोध गया से ही वो प्रचार प्रसार करना शुरू कर दें, लेकिन वह 3 से मिलकर वर्तमान बनारस के सारनाथ में आते हैं। पहला उपदेश वहां पंचवर्गीय भिक्षुओं, उसमें पंचवर्गीय भिक्षु आप लोग जानते हैं, भद्दी थे, कौडिल्य थे, महानाम थे, भक्त थे, आदि आदि 5 लोग। उनको वो पहला उपदेश देते हैं जिसे हम धम चक्र पाली भाषा में या उर्दू में धम चक्र कौशल दिवस के। अभी 21 जुलाई को रविवार था, आज 28 है। इसके पहले वाले रविवार को आषाढ़ पूर्णिमा को धम चक्र कौशल दिवस जो है मनाया। हमारे समाज के लोगों ने भी मनाया, बहुत अच्छी बात है। तो बुद्ध ने आषाढ़ी पूर्णिमा को पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। इसके बाद उन्होंने 84,000 जगहों में पैदल चल के उपदेश दिया, जैसे हमारे मुंह जी पैदल चल के, या यहाँ अब तो बस की सुविधा है, ट्रेन की सुविधा है, यहाँ वहाँ चल के आप अपनी बात रखते, बहुत अच्छी बात है। मैं कहना चाहता हूँ, बुद्ध अपने समय में पैदल चल करके 84,000 जगहों में उपदेश दिया। जब 84,000 जगहों में उपदेश दिया तो सिंधु घाटी सभ्यता वाली जो समता मूलक सभ्यता थी, वह एक बार फिर से सामने आती। और बहुत अच्छा हुआ कि बुद्ध के ठीक बाद एक और सम्राट अच्छे तैयार होते हैं, जिनका नाम था देवानागरीदर्शी सम्राट अशोक महान। तो बुद्ध की बातों को सम्राट अशोक महान बुद्ध की बातों को जब समझते हैं भिक्षु संघ के माध्यम से, हालांकि वह पहले चंडाल थे, उसके पहले राजपाट के लिए उन्होंने अपने कई भाइयों को, कई छोटे बड़े राजाओं को मार डाला था, हरा दिया था। अंत में जब भिक्षु संघ के संपर्क में आते हैं, एक बड़ा युद्ध हुआ था वर्तमान उड़ीसा, जिसे कलिंग कहा जाता था। उस युद्ध के बाद सम्राट अशोक का मन बदल जाता है और सम्राट अशोक ने कहा कि अब भिक्षु संघ बुद्ध की बातों को एवं भिक्षु संघ की बात को ध्यान में रखते हुए मैं कल्याणकारी मंगलकारी राज्य की स्थापना करूं। प्रबुद्ध साथियों, जब अशोक सम्राट का समय हुआ तो पूरे मतलब कहना चाहिए पूरे एशिया महाद्वीप में हमारे मुतअद्दिद ने कई देशों का नाम दिया है। समय कम हो जाएगा इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। जहाँ जहाँ बुद्ध ने अपना उपदेश किया था, प्रवचन किया था, 84,000 जगहों में दूसरे जगह में सम्राट अशोक ने धरोहर पूर्वजों की बनी रही इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तरह तरह के बुद्धियार बनवाया, तरह तरह की स्तूप बनवाए और शिलालेख। इसका उदाहरण हमारे सरकार का मैहर जिले में है, भारत में एक खंडहर अवस्था में एक स्तूप है, अभी भी आप लोग देख सकते हैं। अशोक सम्राट ने बनाया था, बुद्ध किया। तो आप लोगों से कहना चाहते हैं कि सम्राट अशोक ने कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। जो आज सड़कों के किनारे तरह तरह के आप फलदार पेड़ देखते हैं, छायादार पेड़ देखते हैं, ये अशोक सम्राट की देन है।
जो जगह जगह बावली और कुएं वगैरह थे, तालाब वगैरह थे, झील थी, सम्राट अशोक ने इसे दुरुस्त किया था। और साथ ही साथ उसने एक राजाज्ञा निकाली थी, उन्होंने एक राजमहल में घंटी लगाई थी अपने, और घंटी की जंजीर बाउंड्री के बाहर निकाल दी कि अगर हमारे राज्य का कोई व्यक्ति दुखी होता है, अगर घंटी को जंजीर को खींचेगा, मेरी घंटी बजेगी और हमें जानकारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि चाहे मैं सोता रहूं, चाहे राजमहल में रहूं, चाहे राज दरबार में रहूं, हमारे प्रजा को अगर कोई कष्ट होता है तो वह जंजीर खींचे, हम प्रजा के कल्याण के लिए काम करेंगे। इसी तरीके से सम्राट अशोक का शासन काल जो है स्वर्णिम युग कहलाता है इतिहास में, और कल्याणकारी मंगलकारी राज कहलाता है। प्रबुद्ध साथियों, ये दूसरी परिवर्तन की बात कही। एक बार फिर से सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में जो भारत में समतामूलक बात मिली थी, उसको बुद्ध के उपदेश के कारण, अशोक सम्राट के कल्याणकारी राज के कारण एक बार फिर से समतामूलक व्यवस्था कायम हुई है हमारे देश में। प्रबुद्ध साथियों, इसके बाद लंबा समय गुजरता है। बुद्ध के 10वें नंबर के वंशज थे बृहद्रथ राजा। बृहद्रथ महाराजा की हत्या उनके ही सेनापति पुष्पिशुंग ने कर दिया। मौर्य वंश के जो 10वें नंबर के शासक थे बृहद्रथ, उनकी हत्या उनके ही सेनापति पुष्पिशुंग ने कर दिया। प्रभु साथी, उसे दूसरे नामे मनु भी कहा जाता है। यहाँ पर कई विद्वान साथी बैठे जानते हैं। पुष्पिशुंग की पुष्पिशुंग ने जब बृहद्रथ की हत्या कर दिया और स्वयं राजा बन गया, बहुत अच्छी बात है, पर उतने से वो खुश नहीं हुआ। उसने उस समय जितने भी धर्माचार थे, जितने भिक्षु थे जो धर्म का तरह तरह का प्रचार करते थे, जन कल्याणकारी मार्गी की चर्चा करते थे, उन सभी धर्माचारों को, प्रधान भिक्षुओं को उसने कत्लेआम करवाया। किसने? पुष्पिशुंग ने। और